आधी रात होने को थी, मगर अर्चना का कहीं अता पता नहीं था। यह कोई नई बात नहीं थी। कभी कभी ऑफिस के काम से उसे देर हो जाया करती थी, तो भी मोबाइल किस लिए है। कितनी बार तो कहा है कि मोबाइल ऑन रखा करो, मगर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कहती काम के बीच में मोबाइल डिस्टर्ब करता है। मैं कहता खुद ही इत्तला कर दिया करो कि कब आओगी, जिस पर उसका जवाब बड़ा तल्ख होता, मेरे पास इतना समय नहीं है। जब परिवार के लिए समय नहीं है तब ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा। कमा किस लिए रही हो। अर्चना बोली, मेरे लिए कैरियर पहले है, फिर परिवार। मुझे बहुत कुछ हासिल करना है जीवन में। मैं तुम्हारी तरह बैंक की मामूली क्लर्क बनकर नहीं रहना चाहती। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। याद रखो, आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया होता तो मामूली सी मैनेजर भी ही रहती। अर्चना बोली, क्या सपोर्ट किया है। वह तैश में आ गई। 9 महीने मैंने अनन्या को कोख में रखा, इसके बावजूद ऑफिस आती जाती रही। जरा सा संभाल लिया तो इतना एहसान जता रहे हो। सुनकर मुझे आत्मग्लानि हुई। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता, बच्चे की परवरिश भी तो मायने रखती है। तुमने कितना समय दिया है अनन्या को। अर्चना ने आगे कहा, समय देती तो आज इतने बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। खुद को देखो, क्लर्क के क्लर्क रह गए। आज मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा कमाती हूँ। मैंने कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें अनन्या को जो देना चाहिए वह नहीं दिया। अब वह बड़ी हो चुकी है, तुमसे अपने मन की बात शेयर करना चाहती है, और एक तुम हो जो समय न होने का बहाना देती हो। अर्चना, बहाने का रुपया नहीं मिलता मुझे, काबिलियत है मुझे, तुम में नहीं है। अर्चना के तेवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अर्चना ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। मुझे इसी बात का अफसोस होता। आए दिन इस तरह से तू मैं होते रहते, जो मुझे बेहद बुरे लगते। सोचता, बेचारी बेटी अनन्या पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। जब भी हम दोनों के बीच इस तरह का वाद विवाद होता तो वह एक कमरे में सहमी सी बैठी रहती। अर्चना हमेशा ऐसी नहीं थी। हम दोनों ने प्रेम विवाह किया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अनन्या हुई तो उसके पालने की समस्या आई तो माँ को दिल्ली बुला लिया। जब वह 10 साल की थी तब माँ चल बसी। उसके बाद आई के भरोसे ऑफिस जाता। मैं तो समय से आ जाता, मगर अर्चना पहले से ज़्यादा व्यस्त होने लगी। कभी शाम 7 तो कभी 8 बज जाते उसे घर आने में। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, चलो हो जाता है, मगर अब तो हद हो गई है। मेरे समझाने पर समझने के बजाय मुझसे कहा, तुम हो ना। सुनकर मेरी भ्रिकुटी तन गई। जवाब देने का यही तरीका है तो क्या पैर पर हूँ? यह संस्कारी लोगों के लिए है। जब तुम्हें माँ का फर्ज पता नहीं तो पैर क्या पकड़ोगी। कुछ भी कहो, माँ तो मैं ही उसकी हूँ, इनकार कोई नहीं कर सकता। रही फर्ज की बात तो एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपने कैरियर के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। तुम चाहते हो कि मैं बच्चों की फौज खड़ी कर दूँ? मैंने कहा, तुम हमेशा मेरे कथन का गलत अर्थ लगाती हो। मैं खूब समझती हूँ, तुम्हें बेटा चाहिए ना? नहीं, बस यही चाहता हूँ कि तुम अनन्या को अपनी बेटी समझो। उसके लिए क्या करना होगा? अर्चना का लहजा व्यंग्यात्मक था। मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि अनन्या को अपनी कमी न खलने दो, नहीं तो एक दिन हाथ मलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास। वह संभव नहीं, उसके लिए तुम हो। अनन्या बड़ी हो रही है, वह दोनों के तर्क संवादों का उस पर बुरा असर पड़ रहा है। जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती है तब उसका मुरझाया चेहरा देखकर मेरा मन पीड़ा से भर उठता है। कितनी अभागिन है वह, जिसे माँ नहीं बल्कि पैसा कमाने वाली मशीन मिली है। एक रोज़ ऑफिस से आते ही अर्चना बोली, मैं 3 दिनों के लिए सिंगापुर जा रही हूँ। अकेले जा रही हो? नहीं, मेरे साथ रंजन सर जा रहे हैं। रंजन अर्चना के बॉस थे। रंजन की पत्नी का पिछले साल ही मृत्यु हो चुका था। उनके 2 बच्चे थे। वे काफ़ी तेज और होनहार अधिकारी थे। क्या उनके साथ तुम्हारा जाना उचित होगा? मेरे सवाल पर वह तिलमिला गई। उसने मेरे सवाल का जो अर्थ लगाया वही मैं चाहता था। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है, और एक तुम हो जो अब भी दकियानूसी सोच में डूबे रहते हो। तुम सोचते रहो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगी तो कोई और चला जाएगा। वह आगे बढ़ेगा और मैं जहाँ हूँ वहीं रह जाऊंगी। इज्जत भी कुछ होती है। मेरी इज्जत को क्या होगा? मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ। बनो मत, वह तो समय बतलाएगा। और अर्चना चली गई। अनन्या एक कमरे में बैठी सुबक रही थी।
पापा, मम्मी को क्या हो गया है? अनन्या 14 साल की हो चुकी थी। उसे सब समझ में आ रहा था। उसने आगे पूछा, पापा, ये रंजन अंकल कौन है? पहले सोचा टाल दूं, मगर अनन्या से छुपाना आसान न था। वह समझदार हो रही थी। तुम्हारी माँ के बॉस, कहकर मैंने चुप्पी साध ली। सिंगापुर से लौटकर आने के बाद अर्चना बेहद खुश थी। बताने लगी कि कैसे रंजन सर उसके काम से बेहद खुश थे। जिन जिन पार्टियों से मैंने डील की, उन सब ने हमारी कंपनी को ऑर्डर दिया। उन्होंने वहीं पर मुझे एग्जीक्यूटिव निर्देशक बनाने की घोषणा की। न मैंने न ही अनन्या ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जताई। उसने तंज कसा, होगा भी क्यों, कहाँ बैंक का मामूली क्लर्क और कहाँ मैं बहुराष्ट्रीय कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। होश रखकर बात करो, बहुत हो चुका। मेरा रौद्र रूप देखकर अनन्या डर गई। ऐसा पहली बार हुआ था। तुमने यह पद कैसे पाया वह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ। खोलकर भी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? इसलिए नहीं कि तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा कमाती हो, बल्कि इसलिए कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उसे मंजिल के नाम पर एक अंधा कुआं मिलेगा, जिसमें गिरकर तुम कभी उबर नहीं पाओगी। अर्चना ने बातचीत का प्रसंग बदला। सिंगापुर से तुम्हारे लिए एक बेहतरीन घड़ी लाई हूँ, कहकर उसने अपना सूटकेस खोला। जैसे ही घड़ी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने उसके हाथ उसी की तरफ घुमाकर बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उपहार, तुम इस लायक हो भी नहीं। अर्चना का इतना कहना भर था कि मैंने अपने आप पर से नियंत्रण खो दिया। एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। वह बिभर पड़ी। जाहिल, गंवार, तुमने मेरे गाल पर छांटा मारा, अपनी औकात भूल गए? हाँ, भूल ही गया था। अगर याद रहता तो कब का सुधार दिया होता मैंने तुम्हें। तुमने मेरी शराफत का नाजायज फ़ायदा उठाया। अनन्या यह सब देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं तेज़ी से चलकर उसके पास आया, चुप कराने की कोशिश करने लगा। पापा कहकर वह मेरे सीने से लिपट गई। उसी रात किसी को भी नींद नहीं आई। अर्चना ने जमकर बड़ी अपनी भड़ास निकाली। अंततः मुझे ही चुप होना पड़ा। सुबह हुई। हमेशा की तरह मैं ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। हम दोनों के बीच संवादहीनता की स्थिति थी। अर्चना बिना चाय नाश्ते के अपने समय से ऑफिस चली गई। उसके प्रमोशन की खुशी में एक छोटी सी पार्टी ऑफिस में रखी गई थी। अनन्या से बोलकर गई कि आज देर हो जाएगी, उसका इंतज़ार नहीं करेगी। रात वह घर पर नहीं आई। रात 10 बजे के करीब अर्चना का फ़ोन आया कि वह आज रात नहीं आ पाएगी। क्यों, यह जानने का मेरा अधिकार था, मगर उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद कोशिश की पर सब बेकार रहा। 2 दिन से घर नहीं आ रही थी। पता किया तो पता चला कि वह किसी होटल में रह रही है। मैंने भी चुप्पी साध ली, यह सोचकर कि देखें कितना दिन होटल में रहती है। इस बीच अनन्या को मैंने हर तरह से संभालने की कोशिश की। वह उम्र के उस पायदान पर थी जहाँ समझदारी तो थी पर उम्र का तजुर्बा नहीं था। मैं ऑफिस से आता तो उसे भरसक कंपनी देता, उसे हमेशा नई नई सीख देता ताकि वह इस परिस्थिति में घबराए नहीं। 1 हफ्ते बाद वह घर आई। बाहर उसकी कार खड़ी थी, जो शायद डायरेक्टर बनने के बाद कंपनी से मिली थी। आते ही अपने सारे कपड़े गहने समेटने लगी। मैं हैरान था। कहाँ जा रही हो? हम दोनों का निबाह नहीं हो सकता, अर्चना का जवाब था। मैं समझा नहीं। उसने चेहरा मेरी तरफ घुमाया। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मुझे अर्चना से यह उम्मीद नहीं थी। हाँ, कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता था कि इस तरह कैसे चलेगा। अर्चना का रवैया एक तरफ था, उसे अपने आगे कुछ नहीं सोचता। उसे मुझसे नफरत हो सकती थी, मगर माँ होने के नाते अपनी औलाद के प्रति इस तरह सौतेलापन होना मेरी समझ से परे था। अपनी बेटी का क्या करोगी? अब वह 15 साल की हो चली है। बेटी सिर्फ तुम्हारी है, मेरी तो कुछ लगती ही नहीं। अर्चना ने तंज कसा। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ठंडे दिमाग से सोचकर बताना। अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने मन बना लिया है, अब उससे पीछे नहीं हटूंगी। मैं नहीं चाहता कि अनन्या को माँ के साये से वंचित रहना पड़े। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अर्चना जैसे रहना चाहे रहे, मगर तलाक न ले। जब काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा तो कहा, अनन्या का क्या होगा यह फैसला अनन्या पर छोड़ दो। उसे तो माँ बाप दोनों चाहिए, मगर मुझे तुम जैसा पति नहीं चाहिए। मान लो अनन्या तुम्हारे साथ रहना चाहे तो क्या तुम उसके साथ न्याय कर पाओगी? माँ हूँ, कोई सौतन नहीं। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई सौतेला बाप आ गया तो? अर्चना चिढ़ गई, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई। तुम पुरुष होकर सौतेली माँ ला सकते हो तो क्या मैं सौतेला बाप नहीं ला सकती?
अगर वह मेरी तरह महत्वाकांक्षी, समान विचारों और उद्देश्य वाली होगी तो हर्ज क्या है। एक तरह से अर्चना ने मन बना लिया था कि वह अकेली नहीं रहेगी। बच्चों को माँ बाप दोनों चाहिए। बच्चों को माँ से अतिशय लगाव होता है, वही माँ इन सबसे बेखबर अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने में व्यस्त है। ऐसी निष्ठुर माँ मैंने नहीं देखी। पापा, आप मम्मी को समझाते क्यों नहीं? उन्हें हो क्या गया है? अनन्या सुबक रही थी। तुम ही समझा कर देखो बेटा, मैं हार गया हूँ। मैं लगभग रुआंसा हो गया। मम्मी, आप समझना क्यों नहीं चाहती? तलाक लेकर आपको क्या हासिल हो जाएगा? मैं तुम्हारे पिता के साथ नहीं रहना चाहती। हम दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे यह कहते शर्म आती है कि वह एक बैंक का मामूली क्लर्क है। क्लर्क तो वो पहले भी थे मम्मी, तब आपने कैसे शादी की? मैं गरे मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती, मैं सिर्फ आगे देखती हूँ, पीछे देखना मेरा स्वभाव नहीं। अनन्या बोली। पीछे तो मैं भी हूँ माँ। अनन्या, अर्चना चीखी। तुम्हें नहीं रहना है, मत रहो मेरे साथ। नहीं रहूँगी, डबडबाई आंखों से चीखी। अनन्या का दृढ़ निश्चय देखकर मैं चकित रह गया था। अर्चना विस्फारित नेत्रों से देखने लगी। मैंने हमेशा पापा दादी का प्यार पाया, आपका नहीं। आपका होना न होना बराबर है मेरे लिए। इस बीच अर्चना ने विधुर रंजन से शादी कर ली। पत्रकारिता की डिग्री लेकर अनन्या एक बड़े न्यूज़ चैनल पर पत्रकार बन गई। उसी की पसंद के लड़के से उसकी शादी तय कर दी। आज उसकी मेहंदी की रस्म थी। अनन्या को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ नैतिक रूप से भी सबल बनाया। रस्म की अदायगी चल ही रही थी, तभी फाटक के सामने एक कार रुकी। देखा, एक महिला उतरकर आ रही थी। मुझे पहचानते देर न लगी कि वह अर्चना थी। सबकी नज़र अर्चना पर चली गई। अर्चना अनन्या की तरफ बढ़ी। अर्चना को आगे बढ़ता देखकर उसके करीब मेहंदी लगाने वाले लोग हट गए। वह अनन्या के करीब आई। आते ही उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बहन से रहा ना गया। मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये यहाँ क्यों आई है भैया? अपनी बेटी से मिलने। अर्चना के मुख से यह सुनकर किसी को अच्छा नहीं लगा। नया आशियाना बनाते हुए बेटी का ख्याल नहीं आया। मेरा स्वर तल्ख था। 10 साल बिन माँ के उसने काटे। कितने मुश्किल भरे दिन थे। मैंने किसी तरह खुद को तो समझा लिया, मगर अनन्या को कैसे समझाता? वह तो बच्ची थी। अक्सर एकांत में बैठकर तुम्हारी याद में आंसू बहाती। एक पिता माँ की जगह कभी नहीं ले सकता। कहते कहते मेरा गला भर आया। आसपास सभी की आंखें नम थी। मेरे बड़े भाई ने मुझे संभाला। मुझे देखकर अनन्या का भी दिल भर आया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अर्चना बोली। मैंने कहा, छोड़ो इन बातों को। तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? मैं मूल विषय पर आया। मैंने नौकरी और रंजन दोनों को छोड़ दिया है। रंजन को? वह तो तुम्हारा पति है, क्या उससे भी नहीं निभी तुम्हारी? मैंने तंज कसा। अब बस भी करो। अर्चना का गला विंध आया। अर्चना का शर्मसार होते अनन्या को देखा न गया। आखिर वह माँ थी उसमें। आज वह कमज़ोर और लाचार दिखी। रंजन से मेरा तलाक हो गया है कहकर वह चुप हो गई। मैं घर वापसी करना चाहती हूँ। हम पति पत्नी तो हैं नहीं, फिर किस हक से तुम इस घर में आना चाहती हो? मेरे प्रश्नों का बिना जवाब दिए वह उठी। भारे कदमों से चलकर बाहर का रुख करने लगी। फाटक के पास पहुंची थी कि इसी बीच अनन्या विनती करते हुए बोली, पापा, मम्मी को रोक लीजिए। सुबह का भूला शाम को अगर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वो मेरी माँ है। कहाँ जा रही हो? स्त्री का कोई घर नहीं होता, मगर माँ का तो होता है। माँ की हैसियत से रहोगी। अर्चना पीछे से बोली, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और वह चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।